ये तो आप सभी जानते ही हैं कि हमारे ब्रह्मांड में सभी ग्रह और तारे एक दूसरे से कितनी ज्यादा दूरी पर मौजूद हैं। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि हमारा किसी भी अन्य ग्रह तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। आज तक हमारे सौरमंडल में भी इंसान सभी ग्रहों तक नहीं पहुंच पाया है। यदि बात सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद ग्रह की करें, फिर तो वहां तक पहुंच पाना अभी के मुकाबले तो हमारे लिए असंभव सा ही है। हालांकि वैज्ञानिक हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी ऐसे कई नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं जहां पर उन्हें शायद जीवन के संकेत भी मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी वह ग्रह हमसे इतने दूर हैं कि यदि हमें वहां जीवन के संकेत भी मिल गए तो भी हमारा वहां तक पहुंच पाना काफी मुश्किल होगा। यहाँ तक कि यदि कोई अन्य ग्रह पूरी तरह से हमारी धरती की ही तरह हैबिटेबल भी हुआ तो भी हमें उस ग्रह तक पहुँचने के लिए न जाने कितने हजारों लाखों सालों का समय लग जाएगा और तब तक तो न जाने कितनी पीढ़ियां आकर चली भी गई होंगी। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम, जिसका नाम है अल्फा सेंटोरी, वो हमारे सूर्य से 4.3 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। यानी कि वह हमसे ट्रिलियन मील की दूरी पर है। इसलिए हमारा सूर्य के सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम तक पहुंचना अभी बिल्कुल असंभव है। यदि हम आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से किसी स्पेस शटल को भी इस स्टार सिस्टम की ओर भेजते हैं और यदि वह 17,600 मीटर पर आवर की गति से भी चलता है तो उसे लगभग 1,65,000 सालों का समय लग जाएगा अल्फा सेंटुरी तक पहुंचने के लिए। यदि इस स्टार सिस्टम तक हम वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को भी भेजते हैं, यानी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को, जिन्हें साल 1977 में लॉन्च किया गया था और जो सोलर सिस्टम से हर वर्ष दूर जा रहे हैं, तब भी उन्हें कई हजार सालों का समय लग जाएगा अल्फा सेंटुरी तक पहुंचने के लिए। न केवल इतना ही, बल्कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को समय के साथ साथ काफी ज्यादा फ्यूल की भी जरूरत होगी इतनी ज्यादा दूरी तक पहुंचने के लिए। इसलिए इतना ज्यादा फ्यूल भी किसी स्पेसक्राफ्ट के लिए तैयार रखना काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन यदि हम किसी प्रकार से स्पीड ऑफ लाइट या उससे भी तेज गति से चलें, तब शायद हम सूर्य के इस सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम तक काफी जल्दी पहुंच सकते हैं। हालांकि हमारी टेक्नोलॉजी को अभी स्पीड ऑफ लाइट जितनी तेजी से चलने के लिए काफी विकसित होना बाकी है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जॉनसन स्पेस सेंटर में नासा एडवांस प्रोपल्शन टीम को लीड करने वाले डॉक्टर हैरोल्ड जी वाइट का ये कहना था कि उन्होंने एक ऐसी खोज की है जिसके द्वारा अब वे स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज गति से ट्रेवल करने के बारे में सोच सकते हैं। उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को नाम दिया था द अल्क्यूबियर वार्प ड्राइव। दरअसल यह कॉन्सेप्ट एक मैक्सिकन फिजिसिस्ट के अध्ययनों के मुताबिक था, जिनका नाम था मिगेल अल्क्यूबियर। उन्होंने साल 1994 में ये सजेस्ट किया था कि यदि हम स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज ट्रेवल करना चाहते हैं, तब उसे संभव करने के लिए हमें स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन करना होगा। इसलिए मिगेल अल्क्यूबियर के इसी कॉन्सेप्ट पर जब डॉक्टर हैरोल्ड जी वाइट ने गहरे अध्ययन किए, तब जून 2014 में उन्होंने कुछ ऐसी इमेजेस जारी की जिसमें यह डिपेक्ट किया गया था कि किस प्रकार एक स्पेसशिप को, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से चल सकती है, आखिर वह कैसी दिखती होगी। लेकिन इस पर कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि यदि किसी तरह वार्प ड्राइव संभव हो सका तो इसमें जो सबसे बड़ी मुश्किल आएगी वो होगी एनर्जी की, क्योंकि इस तरह के किसी भी सिस्टम के लिए काफी ज्यादा ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। आप इसे आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि इस वार्प ड्राइव में स्पेसक्राफ्ट तेजी से तो चलेगा ही, बल्कि वो अपने सामने वाले स्पेस को भी लगातार और काफी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। साथ ही अपने पीछे के स्पेस को लगातार और काफी तेजी से एक्सपेंड भी करता रहेगा। इसकी वजह से ही उसकी गति स्पीड ऑफ लाइट से तेज हो सकती है। यानी कि इस तरह के सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट के आसपास के स्पेस को इस तरह से शिफ्ट कर दिया जाता है कि वह अपनी मंजिल तक काफी जल्दी पहुंच सकता है। अब आपने भी ये अनुमान लगा ही लिया होगा कि आखिर इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए कितनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि क्यों हमारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस तरह की वार्प ड्राइव बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकती है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इस तरह की अल्क्यूबियर वार्प ड्राइव यदि संभव हो जाती है तो फिर हमें शायद अल्फा सेंटुरी तक पहुंचने के लिए हजारों सालों का समय नहीं लगेगा, बल्कि केवल कुछ ही दिनों का समय लगेगा। अब इससे आप इसकी तेजी का भी अंदाजा जरूर लगा पाए होंगे। हालांकि अल्क्यूबियर वार्प ड्राइव के अलावा भी काफी ज्यादा अल्टरनेटिव प्रोपल्शन मेथड्स हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बताए जाते हैं, जिसमें से एंटीमैटर इंजन्स भी एक है।
दरअसल इस तरह की तकनीकी में किसी भी स्पेसक्राफ्ट में यदि फ्यूल के तौर पर एंटीमैटर का इस्तेमाल किया जाए तो भी वे स्पेसक्राफ्ट काफी ज्यादा तेज गति से चल सकता है, यहाँ तक कि वे लगभग स्पीड ऑफ लाइट जितना भी तेज हो सकता है। एंटीमैटर को भी आप आसान भाषा में इस प्रकार समझ लीजिए कि यह मैटर ही होता है, लेकिन इसका चार्ज मैटर से अपोजिट होता है। यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन्स मैटर है तो उसका एंटीमैटर होगा पॉजिट्रॉन्स। पॉजिट्रॉन्स का मास और लाइफ स्पैन बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा ही होगा, बस फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है लेकिन पॉजिट्रॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है। यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि यह पॉजिट्रॉन्स प्रोटॉन्स नहीं है। प्रोटॉन्स भी इलेक्ट्रॉन की तरह ही मैटर होते हैं, लेकिन उनका भी अपना एक एंटी मैटर होता है जिसे एंटी प्रोटॉन्स कहा जाता है। अब शायद आपके मन में ये सवाल भी आए कि क्या न्यूट्रॉन्स का भी कोई एंटी मैटर होता है या नहीं, क्योंकि वे तो नेचुरली चार्ज्ड होते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, न्यूट्रॉन्स के भी एंटी मैटर होते हैं जिन्हें एंटी न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जब हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ था तो बिग बैंग के समय हमारे यूनिवर्स में बराबर मात्रा में मैटर और एंटी मैटर का निर्माण हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके चलते हमारे यूनिवर्स में केवल मैटर ही बचा रह गया और सारा एंटी मैटर कहीं गायब सा हो गया, जिसके बारे में आज भी वैज्ञानिक जान नहीं पाए हैं। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि यदि यह एंटी मैटर काफी कम मात्रा में भी मैटर से टकराए तो भी वे काफी बड़ा एक्सप्लोजन कर सकता है, जो कि किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा भी हो सकता है या फिर उससे भी बड़ा और खतरनाक हो सकता है। यानी कि जब भी एंटी मैटर और मैटर आपस में टकराते हैं तो उससे काफी ज्यादा ऊर्जा बनती है। इसलिए यही कारण है कि क्यों हमारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यदि किसी स्पेसक्राफ्ट में एंटी मैटर और मैटर को फ्यूल की तरह आपस में एक साथ इस्तेमाल किया गया तो उसे इतनी ज्यादा ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है कि वह उस स्पेसक्राफ्ट को काफी तेज गति से चला सकता है। लेकिन यहाँ पर भी सवाल ये आता है कि एंटी मैटर कहाँ से मिलेगा। वैसे तो एंटी मैटर मैटर की ही तरह बिग बैंग के दौरान ब्रह्मांड में फैला था, लेकिन फिर भी यह एंटी मैटर मैटर के मुकाबले हमारे ब्रह्मांड में काफी रेयरली ही पाया जाता है। हालांकि हमारे वैज्ञानिकों ने खुद से भी एंटी मैटर का निर्माण किया है, लेकिन यह एंटी मैटर इतनी कम मात्रा में है कि वह पानी तक को भी उबाल नहीं सकता। वैज्ञानिकों के मुताबिक हम इससे केवल एक छोटे बल्ब को ही थोड़े समय के लिए जला सकते हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने से एंटी मैटर को बनाने में ही वैज्ञानिकों को अरबों डॉलर की बिजली और एनर्जी का प्रयोग करना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि यदि एंटी मैटर का निर्माण करना भी है तो भी उसके लिए काफी ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि धरती पर अब तक का सबसे ज्यादा महंगा सब्सटेंस एंटी मैटर को ही माना जाता है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि केवल 1 ग्राम एंटी मैटर ही 62.5 ट्रिलियन डॉलर जितना महंगा है। लेकिन यदि मान लीजिए कि एंटी मैटर को बना भी लिया गया और इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमारे वैज्ञानिकों को मिल सका, तब भी ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि फिर इसे स्टोर करना काफी मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि थोड़ा सा भी एंटी मैटर मैटर से टकरा गया तो वह इतना ज्यादा एक्सप्लोजिव हो सकता है कि वह पूरी की पूरी धरती पर हमारे अस्तित्व को ही नष्ट कर सकता है। और यही कारण है कि एंटी मैटर को दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सप्लोजिव भी माना जाता है, जिसे छूना भी हम इंसानों के लिए या किसी भी तरह के मैटर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। अब इससे आप ये अनुमान भी जरूर लगा पाए होंगे कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। साथ ही अब आप ये भी जरूर समझ ही गए होंगे कि आखिर हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम तक भी पहुंचना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए यदि हमें किसी अन्य ग्रह पर भी जाना पड़े तब तो हमें और भी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना होगा। पर अगर हम भविष्य में इन ग्रहों तक पहुंच सके तो हम इंसानों के लिए यह काफी बड़ी बात होगी, क्योंकि अब हम इंसान अपनी सभ्यता को हमारी गैलेक्सी में मौजूद दूसरे पृथ्वी की तरह के एक्सोप्लैनेट पर बसा सकेंगे। पर यह काफी आगे की बात है। जब हम यह करने लायक होंगे तो शायद उस समय हम इंसान टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन होंगे, जो कि इस यूनिवर्स की सबसे ताकतवर सिविलाइजेशंस में से एक होगी, जिसका एंटी मैटर और हमारे यूनिवर्स के स्टार्स पर भी कंट्रोल होगा। टाइप 2 या टाइप 3 सभ्यता बन जाने के बाद तो हम इंसानों को अंतरिक्ष में दूर के ग्रहों या गैलेक्सियों तक ट्रैवल करने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हम अंतरिक्ष में काफी लंबी दूरी बहुत कम समय में तय कर सकेंगे। पर अभी के लिए तो ये सारी हाइपोथेटिकल थ्योरीज और कॉन्सेप्ट हैं, जिनका आज की रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आज की सच्चाई तो यही है कि हम अपने पड़ोसी स्टार सिस्टम तक भी ट्रैवल करके नहीं जा सकते। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या भविष्य में हम अपने पड़ोसी स्टार सिस्टम तक ट्रैवल कर सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।